Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Hello, Manikant. Hello, Assis. Hello, Arshit. Good morning, Puspendra. Hello, Deepak, Ritesh, Amjad, Sunil. Sir, Wait, good morning, sir. hello, Sunil. Good morning, sir. Hello. तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि मेन बॉडी वाला पार्ट हम लोग देख रहे थे और इंट्रो को किस तरीके से अप्रोच करना है उसके ऊपर बहुत सारे एस्से की कॉपीज वगैरह आई हैं तो उनको भी एक बार देखेंगे। और इसके अलावा होपफुली अभी तक एस्से का जो फॉर्मेट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। कंटेंट की जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि उनको कंटेंट में दिक्कत आ रही है, वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, फ्लो नहीं अच्छा हो पा रहा है। फ्लो मैटर नहीं करता है, फ्लो मतलब कंटेंट मैटर उतना नहीं करेगा क्योंकि कंटेंट क्या होता है कि सपोज दैट किसी ने एलन मस्क का एग्जांपल लिखा है, किसी ने कुछ कबीर दास के कुछ पंक्तियाँ लिखाई या किसी ने कुछ हाई फाई लाइन्स लिखाई लेकिन आपके पास वो हाई फाई लाइन्स नहीं है, उस टाइम पर नहीं आप रिलेट कर पाए, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आपका अप्रोच किस तरीके से, आप एस्से के टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और अप्रोच जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मतलब कि जैसे अगर उसमें इंट्रो पार्ट आप लिख रहे हो तो इंट्रो पार्ट में आपके जो मेटाफर्स हैं, जो इंट्रो का जो प्रस्तुत अर्थ है, जो अप्रस्तुत अर्थ है वो आपने बता दिया। आपने बता दिया कि जैसे सपोज दैट जैसे जो हम 2023 का या 24 का जो एस्से हम लोग 24 का जो एस्से हम लोग देख रहे थे कि मतलब सभ्यताओं से पहले जंगल आते हैं और उसके बाद फिर रेगिस्तान हो जाना। तो इसमें जंगल क्या है, सभ्यता का क्या मतलब है, रेगिस्तान हो जाने का क्या मतलब है, तो वो सारे बातों पर हम लोग देख रहे थे। और इसके अलावा जैसे और भी टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब मैले पानी को सबसे अच्छा तभी साफ किया जा सकता है जब उसको अकेला छोड़ा जाए। तो मैले पानी का क्या अप्रस्तुत अर्थ है? मैला पानी मनुष्य की किन विसंगतियों की ओर इशारा करता है? उसको जब अकेला छोड़ दिया जाएगा तभी वो सबसे अच्छे अच्छे से साफ होगा। तो ये कुछ बातें एग्ज़ामिनर को हमेशा इंट्रो वाले पार्ट में एग्ज़ामिनर को बतानी होती हैं कि आपने वो बातें समझ लिया है जो एग्जामिनर अपने निबंध के टॉपिक के माध्यम से आपको आपके सामने कुछ जटिल रूपकों के माध्यम से आपको टेस्ट करना चाह रहा था कि आपने समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है? तो इंट्रो में हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके हम लोग देखेंगे और आज जो भी कॉपीज आई हैं जिन स्टूडेंट्स की उनकी कॉपी एक बार देखेंगे और इसके अलावा एक एस्से आपको लिखने के लिए यहीं लाइव दिया जाएगा और उस पर आंसर राइटिंग करनी होगी और पर्याप्त टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी पिछले कुछ सेशंस में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है एक बार उसको एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या कुछ बातचीत किया है, ठीक है? क्योंकि आज कुछ नए स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक बार बस उनको एक हल्का सा सम अप कि पहले कुछ सेशंस में हम लोगों ने ये उद्धरण वगैरह किस तरीके से इनका यूज़ करना है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की। ये जो पीडीएफ है ये कंटीन्यूअस आपके साथ में शेयर की जा रही है जो सेशन वाइज। और इसके अलावा जैसे पीवाईक्यूज हम लोग पीवाईक्यूज को पर बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद इंट्रो निबंध में भी वही सारी बातें, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। भूमिका को लेकर के मैंने जो बातें बताई कि शुरू के 3 सेशन हम लोगों ने भूमिका पर ही कि किस तरीके से इंट्रो को किस तरीके से अप्रोच करना है, कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण, स्वयं का अनुभव, ऐसा कुछ करके। इसमें रूल नंबर 1 बताया था मैं कि कीवर्ड को डिफाइन करके आप अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? जैसे कोई इस तरीके का इंट्रो है कि रचनात्मकता वह देखना है जो बाकी सभी ने नहीं देखा, वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा। कि तो रचनात्मकता की डिफिनीशन आपको कि रचनात्मकता होती क्या है,
किसी स्टोरी वगैरह से तो रिलेट करना ही करना है, लेकिन रचनात्मकता की डेफिनिशन भी आपको इंट्रो में देना है कि रचनात्मकता वर्ड होता क्या है, ठीक है? फिर इसके बाद इसमें मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे एडम स्मिथ और रचनात्मकता की डेफिनिशन क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव इकोनॉमी से उत्तर की शुरुआत कर सकते हो। फिर मेटाफर के बारे में मैंने बताया कि भूमिका में एक्चुअली बहु कभी-कभी कुछ एसेस के टॉपिक्स में मेटाफर्स होते हैं, ठीक है? जिनका प्रस्तुत अर्थ के अलावा एक अलग अर्थ भी होता है। जैसे सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो सत्य क्या कोई ऐसा आदमी है जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, वो कोई उसको को दिखना कोई रंग वो पहचान नहीं पा रहा है कि हरा है कि क्या है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सत्य कोई रंग नहीं जानता मतलब सत्य किसी रंग का तात्पर्य यहाँ पर बताना पड़ेगा। सत्य की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, वो सब इंट्रो में वो सारी बातें की जाती हैं, ठीक है? और इसकी शुरुआत करने के लिए मैंने ये बताया था कि जैसे कबीर का दोहा है इससे, या सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, फिर सत्य की डेफिनिशन आपने दे दिया, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके के उद्धरण से भी शुरुआत कर सकते हो। फिर रंग शब्द को बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि रंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? रंग किस चीज को बताता है, ये सब एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुछ और ऐसे 2025 के हम लोगों ने ऐसे ऊपर ऊपर देखे थे। फिर उसके बाद 2024 की इस एस्से पर बहुत डिटेल में बातचीत किया था कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद में आते हैं। तो इसमें ये प्रस्तुत अर्थों में भी है कि ये बात सच है कि जंगल सभ्यताओं से निर्माण से पहले जंगल जैसी स्थिति होती है, फिर उसके बाद सभ्यताओं का भी पतन होता है, क्योंकि लाइफ में ग्राफ हमेशा ऐसे रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरीके का भी ऐसे होती हैं चीजें, ठीक है? कोई सभ्यता सस्टेन कर रही है तो ये उसकी कंटिन्यूटी, उसका पर्यावरण के प्रति संतुलन, वो सारी बातें हैं। लेकिन जनरली एक डिक्लाइन फेज भी देखने को मिलता है, ठीक है? जिस तरीके से लाइफ में भी सुख दुख और ये सारी अवस्थाएं होती हैं, जंगल उस प्रारंभिक अवस्था को दिखाता है, सभ्यता उस चरम अथवा उत्कर्ष को दिखाता है, रेगिस्तान उस पतन को दिखाता है। तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी इस पर केस स्टडी भी हम लोगों ने देखा था कि जंगल सभ्यता का पालना किस तरीके से है। बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में बातचीत किए थे। और फिर उसके बाद ये वाले हिस्से पर बहुत डिटेल में हमने बातचीत किया था कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो मैले पानी का क्या मतलब है यहाँ पर, क्या मेटाफर है, रूपकों को बताना होता है एग्जामिनर के सामने। इंट्रो बेसिकली ये कहता है, इंट्रो में बेसिकली हम लोग ये सीखते हैं कि हम एग्जामिनर को ये बता देते हैं कि महोदय मुझे समझ आ गया है जो कुछ आप कह रहे हो, मैले पानी को अकेले छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, इसका मैंने सेंस समझ लिया है। वो चीज इंट्रो में बतानी होती है एग्जामिनर को, इस रूपक को ओपन करना होता है और स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को लिख करके दिखाना होता है कि प्रस्तुत निबंध के विषय में मैले पानी का तात्पर्य सिर्फ मैले पानी तक ही सीमित नहीं है, यह एक रूपक के तौर पर है जो अपने प्रतीकात्मक अर्थों को भी समेटे हुए है। मैले पानी का तात्पर्य मनुष्य की उन विसंगतियों की ओर इशारा करता है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है। तो इस तरीके की कुछ बात करके एग्जामिनर की इस जो एग्जामिनर का ये पजल है, इसको ओपन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये सारी बातें मैं आपको निष्कर्ष में सिखा रहा था कि क्या प्रस्तुत अर्थ होता है, क्या अप्रस्तुत अर्थ होता है। फिर उसके बाद लगभग 3 सेशन में, और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज वगैरह ये सब हैं कुछ, और इस पे सब पे भी हम लोगों ने बातचीत किया था। फिर कल के सेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि मतलब किस तरीके से अब मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है, मेन बॉडी में क्या कुछ डायमेंशंस ओपन होने चाहिए, ठीक है? तो उसमें जैसे एक ये इस वाले टॉपिक पर हम लोग अच्छे से बातचीत कर रहे थे कि रेगिस्तान को जो चीज सुंदर बनाती है वह यह है कि इसमें कहीं ना कहीं पानी का एक कुआं छिपा होता है। तो ये रेगिस्तान को ये चीज सुंदर बनाती है कि उसमें कहीं ना कहीं पानी का एक कुआं छिपा होता है। तो इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हो सकता है कि मतलब पानी का कुआं वहाँ पर होने की स्थितियां हैं भी कि नहीं, या फिर इसमें हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे रेगिस्तान का इंट्रो में तो चलो ये बात डिफाइन करेंगे पूरी तरीके से कि रेगिस्तान उस विषम परिस्थिति को दिखाता है, पानी का कुआं उस आशा की किरण को दिखाता है। प्रस्तुत अर्थों में भी है कि मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब के चलते पानी का कुआं एक भ्रम के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी-कभी मरुद्यान की भी परिस्थिति
परिस्थिति होती है जहाँ पर पानी का कुआँ वास्तविकता में रेगिस्तान में मौजूद होता है, ठीक है? तो इसी चीज़ को अब हमको मुख्य भाग में मतलब इंट्रो में फिर ये इस तरीके से कुछ इंट्रो लिख करके फिर हम मुख्य भाग में आएँगे, तो मुख्य भाग में बहुत सारे डायमेंशंस पर बातचीत कर सकते हैं। ये कुछ डायमेंशन है कि इस प्रकार निबंध के परिचय के उपरांत मुख्य भाग में आए तो विभिन्न आयामों पर बातचीत की जा सकती है। तो निबंध के मुख्य भाग में जब कभी ज़्यादा डायमेंशंस हों, जब बहुत सारे आयाम ओपन हो रहे हों, जैसे इस वाले टॉपिक में कई सारे डायमेंशन ओपन हो सकते हैं कि क्या मात्र कुआँ ही रेगिस्तान को सुंदर बनाता है या और भी कुछ इसमें योगदान? कुआँ का मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप बताने लगो कि कुआँ के अलावा तो रेत होती है, ऊँट चलता है वहाँ पर, वो सब नहीं। वो सब अब प्रस्तुत अर्थ, क्योंकि ये जो निबंध है ये दार्शनिक पक्ष को जानना चाहता है, ना कि बिल्कुल हूबहू आप हर जगह प्रस्तुत अर्थ को लिखते हुए जा रहे हो, वैसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये एक दार्शनिक निबंध है, दार्शनिक पहलुओं को जानना चाहता है, इसके पीछे जो दार्शनिक बातें छिपी हैं, वो जानना चाहता है बेसिकली एग्ज़ामिनर आपसे। तो एग्ज़ामिनर को एग्ज़ैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि क्या मात्र कुआँ ही रेगिस्तान को सुंदर बनाता है या और भी कुछ उसमें? कुआँ का मतलब कहीं न कहीं आप आशा बता चुके हो पहले कि कुआँ का मतलब आशा होता है, तो बार-बार अब इस चीज़ को बताना भी नहीं है कि हाँ, देखो कुआँ का मतलब आशा होता है, कुआँ का मतलब आशा है, ऐसा कुछ। इस तरीके का मतलब फिर आपको बताना पड़ेगा कि आशा के अलावा हार्ड वर्क भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, वो सारी बातें जो रेगिस्तान को मतलब उस विषम परिस्थिति को सुंदर बनाएँगी, सिर्फ़ कुआँ ही नहीं है, ठीक है? फिर पानी का कुआँ सूखा भी हो सकता है कि या पानी का कुआँ ना भी हो, तो वो जो दुखद परिणाम हो सकता है उस वो बता सकते हो। जीवन में रेगिस्तान होना स्वाभाविक है, तो इस पर कुछ बातचीत कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके के बहुत सारे डायमेंशंस किस तरीके से ओपन करना चाहिए, ये सब कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था और 2025 के ये वाला जो कॉमन टॉपिक है कुछ कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं और जो दिन कभी नहीं जानते कि एक लंबे टाइम पर हम बहुत कुछ सीखते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। मतलब एक शॉर्ट पीरियड में कुछ चीज़ें अगर रहेंगी वो हम कभी नहीं जान मतलब उसमें हम ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जानते, यहीं पर अब सेकंड डायमेंशन ओपन होगा इस हिस्से का। लेकिन वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, ये बात है। तो ये वाले इस पर भी मतलब आंसर एस्से राइटिंग की जा सकती थी, थोड़ी बहुत बातचीत किया था क्योंकि हर एक एस्से पर उतनी डिटेल में बातचीत करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन किस एस्से में क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ डायमेंशन ओपन हो सकते हैं, उस पर बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना है अब आपको और शुरुआत में 3 से 4 एस्से लिखने के बाद हर एक एस्से की बस फॉर्मेटिंग करनी है कि हाँ, इसके इंट्रो में क्या लिखोगे, फिर मेन बॉडी में क्या लिखोगे, वैसा कुछ आपको करना है, ठीक है? आज कुछ कॉपीज़ आई हैं, उनको एक बार अभी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले-पहले मुझे ये बात आपको बतानी है और ये बात आज के सेशन में आपको इस वाले टॉपिक पर अभी लिखना है आपको और ये 2025 का ऐसे है कि संतोष जो है वो स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता जो है वो कृत्रिम निर्धनता है, ठीक है? अब इसमें एज़ इट इज़ जो कुछ भी आप लिखोगे वो बताना है, ठीक है? कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से इस एस्से को अप्रोच करोगे, क्या फ्लो रहेगा, उसको एग्ज़ैक्ट बताना है, ठीक है? सबको टाइम दिया जाएगा अभी और सबको लिखना है, फिर उसके बाद एक-एक करके सबसे बातचीत की जाएगी कि इस हिस्से को और एक जब किसी एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरे स्टूडेंट्स को सुनना है कि अच्छा अगर उन्होंने ऐसी कुछ गलती किया है या उसके बियॉन्ड कुछ किया है, तभी मतलब उनसे कुछ बातचीत होगी। अगर उनसे उनको लग रहा है कि उन्होंने सीख लिया है मतलब उनको पता चल गया है कि उनका अप्रोच ठीक नहीं था या उनका अप्रोच बहुत अच्छा था जो किसी दूसरे की कॉपी में मैंने बताया, तो फिर तो फिर अपना वक़्त ज़ाया ना करके फिर हम और बातचीत करेंगे, ठीक है? तो संतोष स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, ठीक है? तो इस वाले टॉपिक पर आपको लिखना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है कि इंट्रो में क्या लिखोगे आप, मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करोगे, यही बस आपको करना है कि इंट्रो मेन बॉडी। तो ये अभी 17 हो रहा है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता, यह कथ्य बहुत सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इंट्रो ठीक है। अच्छा लिखा है, अंडरस्टैंडिंग शो हो रही है।
इस संदर्भ में कबीर ने कहा है कि माया मिटी न मन मुरा, आशा तृष्णा ना मेरी, मरी मरी गया शरीर। अच्छा, माया मरी न मन मरा, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया शरीर। ठीक है, अर्थात विलासिता कभी खत्म ना होने वाली चीज है। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा पर विलासिता नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। निबंध के विषय के परिचय से सामान्य समझ के बाद इसके मुख्य भाग पर दृष्टिपात करते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें इसमें विकास ऐसा कुछ कर यस सकती सर। हो कि शुरुआत में वैसे इसमें कुछ, जैसे तुमने कबीर को बता करके टॉपिक को डिफाइन किया है। अब इसमें थोड़ा सा बस ये कि संतोष की परिभाषा एक बार रख सकते हो एग्जामिनर के सामने, कि या यस सर। विलासिता को एक बार बता सकते हो कि विलासिता का अर्थ क्या होता है या संतोष का तात्पर्य क्या होता है। तो एक जब आगे निबंध में तुम संतोष शब्द बार बार यूज करोगे, विलासिता शब्द बार बार यूज करोगे, तो हाँ सर। एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि मतलब तुमने शब्दावलियों के स्तर पर तुम्हारी मतलब तुम सही मायने में शब्दावलियों का यूज कर रहे हो आगे मुख्य भाग में। ठीक है, ओके सर। तो ये वाली लाइन लिखना भी बहुत अच्छा है विकास, बहुत बढ़िया। संतोष स्वाभाविक संपत्ति और विलासिता कृत्रिम निर्धनता में क्या केवल संतोषी हो जाना ही संपत्ति, क्या केवल संतोष ही हो वो जाने को जानना को हो जाने को संपत्ति। संपत्ति कहना उचित होगा, क्योंकि असंतोष ही वह प्रेरक है जो खोज को दिशा देता है। अब विकास यहाँ पर अब तुमने नया डायमेंशन ओपन किया है, मतलब यस। निबंध के बियॉन्ड तुमने सेकंड डायमेंशन ओपन किया है। ठीक है, यस सर। तो अभी अभी चूंकि ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि निबंध का जो विषय है, निबंध जो एग्जामिनर ने जो तुमको दिया है, वो अपने आप में एक डायमेंशन है। ये बात यस मानते सर। हो कि नहीं मानते हो? हाँ। ये अपने आप में एक डायमेंशन है, तो इस डायमेंशन को पहले थोड़ा सा इस डायमेंशन पे और बातचीत कर लो कि निबंध के मुख्य भाग में आए तो निबंध का जो प्रस्तुत आयाम है कि प्रस्तुत आयाम की संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। इसी पर यदि विचार करें तो अब कुछ उदाहरण देने हैं, कुछ इसको प्रूफ करना है। इस जो प्रस्तुत आयाम है, पहले इसी को कुछ देर तक लेके चलना है मुख्य भाग में। यस सर। ऐसे अचानक से सेकंड डायमेंशन ओपन कर दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर दबाव बन जाएगा कि अभी पहले ही डायमेंशन पे पूरी अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है और सेकंड डायमेंशन आ गया। यस सर। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा है? जी सर। बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी जो अभी मणिकांत, यस सर। यस सर। कि इन एक्चुअली क्या है कि ये जो इस तरीके से शुरुआत करना कि निबंध के विषय के परिचय से सामान्य समझ के बाद इसके, माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, इसके इसके मुख्य भाग में मुख्य भाग पर दृष्टिपात करते हैं। तो मुख्य भाग में आ गए, लेकिन मुख्य भाग में आते ही ऐसा मतलब जब बहुत सारे डायमेंशंस ओपन हो किसी भी निबंध के विषय में, तो फिर एग्जामिनर को एक पास बता दो कि ऐसी कुछ बातचीत करने वाले हो कि प्रस्तुत आयाम के अलावा, कि निबंध के विषय की प्रस्तुत आयाम के अलावा निबंध में कुछ अन्य आयामों पर भी बातचीत की जा सकती है। कि क्या ये कहना कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है या अपने आप में पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि असंतोष होना एक प्रेरक की तौर पर है, जो खोज को दिशा देता है, जो रचनात्मकता को दिशा देता है, जो सृजनात्मकता को दिशा देता है। तो फिर वो चूंकि इस वाले निबंध में बहुत सारे आयाम ओपन कर पाओ, इसकी पॉसिबिलिटी कमी है। वैसे दीपक ने जो भी जैसे दीपक की कॉपी अभी पिछले जब मैं देख रहा था, तो दीपक ने बहुत सारे डायमेंशन ऐसे कुछ लिख रखे थे, लेकिन उन डायमेंशंस में घुमा फिरा करके एक ही बात थी कि संतोष करो और मतलब असंतोष को भी महत्व है। मतलब संतोष ऐसा नहीं है कि हर तरीके से संतोषी भी बन जाओ, ऐसा फिर आईफोन का आविष्कार क्यों होगा? तो फिर लोग पैदल ही चलते, गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई? तो फिर मतलब वो सारी चीजें है एग्जामिनर को बतानी है। लेकिन चूंकि निबंध का जो विषय है वो भी अपने आप में एक आयाम होता है, तो जब मुख्य भाग में आओ तो पहले उसको डिफेंड करो। इस वाले जो प्रस्तुत आयाम होता है, जो एक वन डायमेंशन जो आपके सामने है,
जो आँखों के सामने सामने जो पर्दा है, जो सामने एक डायमेंशन है, इस पर पहले बातचीत करनी है। फिर उसके बाद चूँकि इसमें बहुत सारे डायमेंशन ओपन होने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। एक तो इसी सेंटेंस को क्रिटिसाइज़ करना है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, किंतु यह अपने आप में पूर्ण पूर्ण वाक्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। संतोष कभी-कभी सृजनात्मकता और या कोई क्रिएटिविटी को कमज़ोर भी करता है। तो इस बात को भी ओपन करना है। विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, लेकिन यह भी वाक्य अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, क्योंकि विलासिता से कभी-कभी क्या होता है कि विलासिता आवश्यक भी होती है। अभी कभी जब आप डीएम बन जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपको कहीं आपको अपने जिले से कहीं दूर जाना है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि हम नहीं हम तो विलासी नहीं है, हम तो गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो वो लोग पूछेंगे क्यों, तो आप कहोगे कि नहीं, हम विलासिता का जीवन नहीं जीते हैं, हम तो मतलब ना, हमारे अंदर संतोष बहुत है, हम बहुत अपने तरीके से, हम विलासिता वाला जीवन नहीं जीते हैं। तो फिर सीएम ऑफिस से कोई फोन आएगा तो आप कहोगे नहीं पत्र भिजवाइए, क्योंकि हम विलासिता का जीवन नहीं जीते हैं। विलासिता तो कृत्रिम निर्धनता है। विलासित तो आप तो इस तरीके से तो लेट हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई घटना हो गई और आप यहाँ से पैदल निकले हो 45 किलोमीटर, तो आप 4-5 दिन 5-6 दिन यात्रा करके फिर घटना स्थल पे पहुंचोगे। तो विलासिता तो कृत्रिम निर्धनता, ये पूर्णता सत्य नहीं है। विलासिता तो आवश्यक भी है। सीएम साहब यहाँ से आपको कॉल कर रहे हैं कि आपके जिले में इस तरीके की कुछ बातचीत हो गई, जल्दी से उस पर क्या संज्ञान है, मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या बात है, उसको मुद्दे को बताइए, ब्रीफ करिए। तो आपने कहा आपको ऐसा फोन किया जा रहा है, आपको बोलो कि फोन तो मैं नहीं रखता हूँ, फोन तो विलासिता है। तो ये तो गलत हो गया ना। फोन विलासिता कैसे, फोन तो आवश्यकता है ना। तो इसी तरीके से मतलब फिर उसके बाद विकास इसमें वो सारी बातचीत करनी है। ये यही दो मतलब यही कुछ डायमेंशन इसमें ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने निबंध की शुरुआत में ही जो ये वाला डायमेंशन ओपन कर दिया है कि असंतोष भी जरूरी है, क्योंकि यह प्रेरक की तरीके से काम करता है। तो ये इतनी जल्दी नहीं लेकर के आना है, क्योंकि इस वाले निबंध में ऐसा हो रहा है कि सारे डायमेंशन नहीं ओपन हो रहे हैं। कुछ ही डायमेंशन ऐसे ओपन हो रहे हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा सकती है। तो अभी तुम अचानक से एक डायमेंशन तो सिद्ध हो नहीं पाया, दूसरा डायमेंशन लेके आ जाओगे तो एग्जामिनर के ऊपर दबाव बढ़ेगा ना, कि मेरी बात को तुरंत काट दिया, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या, कुछ इस मानसिकता में। कि मतलब ये तो ऐसा नहीं, वो मैं कहने के एक ढंग से बता रहा हूँ कि इतना जल्दी सेकंड डायमेंशन नहीं, थोड़ा सा रुक करके पहले इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको सिद्ध करना है, फिर उसके बाद कुछ नया डायमेंशन ओपन करना है। विकास, यस सर। समझ आया? यस सर। संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा संतुष्ट सुअर। फिर उसके बाद ये सब बात करते हैं, तो ज्यादा अभी थोड़ा सा इसको और खींचते पहले आयाम को, कि इस प्रकार निबंध के जो तुमने लिखा कि निबंध के विषय के परिचय से सामान्य समझ के बाद इसके मुख्य भाग पर दृष्टिपात करते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। यहाँ से एग्जामिनर को पता चल गया। और फिर उसके बाद आए तुम यहाँ पे, फिर तुमने लिखा कि निबंध के मुख्य भाग में यदि निबंध के प्रस्तुत आयाम पर बात करें, जो कि यह कहता है कि संतोष अपने आप में स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। तो संतोष का स्वाभाविक संपत्ति होना इस बात की ओर इशारा करता है कि संतोष अपने आप में सामाजिक स्तर पर शांति, मतलब मानसिक स्तर पर शांति प्रदान करता है, सामाजिक स्तर पर संबंधों में मजबूती लाता है, सांस्कृतिक स्तर पर देखें उस तरीके से आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस बात को, जो प्रस्तुत आयाम है, इसी बात को डिफेंड करना है बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फिर उसके बाद जो मैं अभी पहले जो बातें बता रहा था कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है। अब इसका एक मतलब इसमें ये भी है कि संतोष कभी कभी व्यक्ति की सृजनात्मकता और रचनात्मकता को कम करता है। फिर वो वाली बात करनी थी, यही चीज विलासिता के संदर्भ में, कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, कि निबंध के विषय के
विषय के एक निबंध के विषय के एक प्रस्तुत आयाम में यह कहा गया है कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, जो अपने आप में पूर्ण सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विलासिता कभी-कभी कृत्रिम निर्धनता कहने की बजाय एक आवश्यकता के रूप में भी होती है। जैसे कभी बिज़नेस डील करने जाना है, तो बिज़नेस डील करने जाना है और कोई अच्छी कंपनी है, कोई अच्छा क्लाइंट है, तो आप अगर उसको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दिए, कुछ गिफ्ट दे दिए अच्छा-सा, तो वो रिश्ते बनते हैं, थोड़ा-सा लगता है। या कोई जैसे अगर कोई जैसे आईफ़ोन है, आईफ़ोन थोड़ा-सा ट्रस्टवर्दी है, वो उसको विलासिता की नज़र से देखो तो वो है, लेकिन उसको ये देखो कि प्राइवेसी मेंटेन होती है, थोड़ा-सा स्पीडी वर्क करता है, तो वो मतलब उसकी उपयोगिता भी बढ़ाता है। तो वो सारी बातें फिर बाद में करनी थी। होपफुली विकास तुमको समझ आया होगा कि तुम अभी वैसे तुमने डायमेंशन वगैरह जो बहुत लोग नहीं करते हैं, जो जिनको ऐसे बहुत सारे ऐसे एसेस हैं जिनमें ये सारी बातें जो तुमने बहुत शुरू में किया ये ओपन ही नहीं होता है। लेकिन थोड़ा-सा बस फ्लो का अब तुमको ध्यान रखना है विकास। मुझे लगता है तुमको यस डायमेंशन सर। शब्द का मतलब समझ आ गया है, लेकिन अभी फ्लो शब्द पे तुमको और फ्लो पे अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। सर और जिस ये प्रस्तुत आयाम रहेगा और बाद में जैसे आयाम हम अपन खोलेंगे, तो उसमें हुँ। आनुपातिक महत्व कितना रखना है सर? किसे ज़्यादा महत्व देना है प्रस्तुत लिखने में? आयाम अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि प्रस्तुत आयाम को बस ये रखना है कि कुछ पेजेस जैसे 2 पेजेस में तुमने प्रस्तुत आयाम को कुछ उदाहरणों से बता दिया। फिर आप प्रस्तुत आयाम को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंक कर दो 10% में ही ले आओ, उसको भी डिटेल में बता सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ये एक आयाम है, उसी तरीके से जो तुमने आयाम ओपन किया वो भी अपने आप में एक आयाम है। यस सर। विकास, वो उस पर भी यस सर। अच्छे से बातचीत कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सिंक करके केवल आधे पन्ने में या 2 एक ही पन्ने में बस बातचीत करके निकलो। उस पे भी विस्तार से बात कर सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि संतोष हमेशा स्वाभाविक संपत्ति के ही रूप में, संतोष कभी-कभी सृजनात्मकता और रचनात्मकता को कम भी करता है। तो उस पर भी डिटेल में बातचीत कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है वो। क्योंकि यस। निबंध का ये जो यहाँ पे जो लिखा होता है एग्जाम हॉल में, ये केवल मुख्य भाग का एक डायमेंशन यहाँ पे लिखा होता है। ये एक डायमेंशन है, बाकी डायमेंशन आपको ओपन करने के लिए कहा जाता है, एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है। बाकी जो तुमने एग्जाम्पल्स यूज किए वो सब बहुत अच्छे हैं। सुकरात का एग्जाम्पल और ये लाइन जो है सुकरात की बहुत अच्छा है, बहुत फिट बैठ रहा है, ठीक। अच्छा है विकास, कंटिन्यू करो ऐसे ही, हाँ। थैंक यू। होपफुली जो बातें बताई जा रही हैं उस पे काम करोगे तो चीजें बहुत बेहतर होंगी, ठीक है। यस यस। इसके अलावा और जो अदर स्टूडेंट हैं जिन जो जो यहाँ पर अभी हैं सेशन में, वो बातें बहुत ध्यान से सुने। जब भी किसी दूसरे की कॉपी बताई जा रही है तो उसकी कॉपी पर ध्यान दें कि मतलब कौन कौन सी बातें गौर करने लायक हैं जो उनकी कॉपी में हैं, और उनको सुधारना है जो गलती वो कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी कॉपी है? रोशन। रोशन, अभी आप हो सेशन में? रोशन। यस सर। हाँ, जैसे टॉपिक था कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। तुमने लिखा कि संतोष परम सुखम, संतोष ही परम सुख है, संतोष मानव का वास्तविक संपत्ति है, संतोष लोगों की महत्वाकांक्षा संतोष लोगों की महत्वाकांक्षा उतनी नहीं होती। वहीं देखें तो विलासिता भौतिक वस्तुओं पर निर्धारित होती है, मानव द्वारा अर्जित की गई भौतिक वस्तु से है जो मानव को महत्वाकांक्षी बनाती है। भौतिकवाद दर्शन में जितना विलासिता पूर्ण जीवन है, उसे उतना सफल माना जाता है। भौतिकवाद दर्शन में, ठीक है। और संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है।
ठीक है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन के वर्ड्स है ना, कि स्वाभाविक संपत्ति, विलासिता, कृत्रिम निर्धनता, इसको बस यूज करते रहो, ठीक है, इसमें यहाँ पे और बाकी संतोष की परिभाषा हो गई या विलासिता का मतलब, वो सब तुमने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है। कुछ वाक्य फॉर्मेशन, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उस पे थोड़ा सा काम करो। बाकी ठीक है रोशन, कोई मतलब इंट्रो वगैरह ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अर्थ में देखें तो संतोष और विलासिता में विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि कम विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मानव उसमें भी संतोष पूर्वक सुख रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वही ज्यादा विलासिता पूर्ण मानव भी असंतोष और निराशाजनक दिखते हैं। संतोष और विलासिता में विरोधाभास न, क्योंकि कम विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मानव उसमें भी संतोष पूर्वक खुश रहते हैं। तुम्हारा वाक्य फॉर्मेशन रोशन ठीक नहीं है, वो कन्वे नहीं हो रहा है मेरे तक सही से। तो वही ज्यादा विलासिता पूर्ण मानव भी असंतोष और निराशाजनक दिख, इसे कह सकते हैं कि भौतिक सुख कभी पूर्ण नहीं हो सकती है या आकांक्षाओं से भरी होती है। इसी प्रकार इसे समाज की दृष्टि से देखें तो आज जो समाज निराश और असंतोष है, उसकी एक ही वजह है कि भौतिक वस्तुओं का आकांक्षा अधिक बढ़ गया, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति कला देखी जाती है। वहीं एक समाज में महात्मा गांधी जी का सपना था कि संतोषपूर्ण सहोदर और अन्याय। अब इसमें तुमने जैसे थोड़ा सा तुमको इसके बारे में और बातचीत करना था, फिर डायमेंशंस वगैरह अभी जो मैं बता रहा था वो सब फिर आगे ओपन करना था, वैसा कुछ रोशन तुम समझ पा रहे हो जो टॉपिक है, जो मैं अभी बातें बताई है इस निबंध से रिलेटेड। बाकी अभी तुम्हारे निबंध में क्या है कि तुम देखो, इंट्रो जब भी लिखो रोशन, तो उसमें क्या है कि किसी इस तरीके की कोटेशन से थोड़ा सा विषय को समअप करो, फिर विषय के जो कीवर्ड्स हैं उनको बताओ कि संतोष का तात्पर्य यह है, कि विलासिता का तात्पर्य यह है। फिर उसके बाद बताओ कि फिर उसके बाद जैसे किसी घटनाक्रम, किसी वाक्य को थोड़ा बहुत बता करके इंट्रो वगैरह में कुछ कीवर्ड को डिफाइन करके फिर मुख्य भाग में आ जाओ। मुख्य भाग में बताओ कि परिचय के उपरांत निबंध के मुख्य भाग में देखें तो संतोष निबंध के प्रस्तुत आयाम यह है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति के रूप में है, जो कि जिसका तात्पर्य यह है कि संतोष से ये होता है, संतोष अच्छी चीज है, संतोष करना चाहिए, संतोष ने, इन्होंने देखो संतोष किया था तो अच्छा रहा, वैसे कुछ उदाहरण फिर देते रहना है, ठीक है। फिर विलासिता, कृत्रिम निर्धनता किस तरीके से है, विलासी मनु, क्योंकि आवश्यकता, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो विलासिता अपने आप में आर्टिफिशियल पुअर्टी है, तो वो कैसे है उस पे फिर थोड़ी बहुत बातचीत करना है। फिर उसके बाद जब थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह से निबंध का जो प्रस्तुत आयाम है उस पर जब बातचीत कर लो, फिर उसके बाद लिखो कि मतलब इस प्रकार, मतलब प्रस्तुत आयाम के अलावा एक अन्य आयाम भी देख सकते हैं कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति के रूप में है, या स्वाभाविक संपत्ति है, किंतु इसमें यह भी सोचने योग्य बात है कि संतोष कभी कभी सृजनात्मकता और रचनात्मकता को कम करता है। इस बात पर भी जोर देना है, इस बात पर भी थोड़ी बातचीत करनी है। फिर विलासिता एक कृत्रिम निर्धनता है, ये अपने आप में पूर्ण सत्य वाक्य नहीं है, क्योंकि विलासिता कभी कभी आवश्यकता भी बन जाती है, ये आपको कहना है। ये अगर ये मत लिखो कि ये अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है, तो ये ऐसे भी ले सकते हो कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, मतलब विलासिता कभी कभी एक आवश्यकता के रूप में भी आ जाती है, ये वाले बात पर बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो रोशन अभी थोड़ा सा फ्लो पे काम करो, सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करो, ठीक है। और जो चीजें बता रहे हैं उस पे थोड़ा सा गौर करो, जो अभी दूसरे की कॉपी में बता रहे थे वही सब चीजें आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है रोशन। हाँ सर। समझ आ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। गुरुदेव, मेरे में बहुत कमियां रहेंगी क्योंकि मैंने 2 दिन क्लास भी नहीं ली, अर्जेंट मुझे जयपुर जाना पड़ा किसी काम से। ठीक है, तो एक ठीक है, बार ठीक है, मेरे से जरूर देखना ठीक सर। है अरुण, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता गुरविंदर।
जी सर हूँ यहाँ पर। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता। प्राचीन यूनान के दार्शनिक सुकरात के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। एक दिन वे शहर में टहल रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य भी था। रास्ते में दोनों एक बड़े बाजार से गुजरे, जहां तरह तरह की सुंदर वस्तुएं, महंगे वस्त्र, गहने और विलासिता के सामान सजे थे। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आता है? लोग लोगों लोग लोगों लोग इन चीजों को देखकर इतने आकर्षित होते हैं, पर आप इतने शांत कैसे रहते हो? सुकरात मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं तो इस बाजार में इसलिए आता हूँ ताकि यह देख सकूं कि कितनी कितनी चीजें ऐसी हैं जिनकी मुझे आवश्यकता ही नहीं। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, तो क्या मनुष्य की इच्छाएं गलत हैं? सुकरात ने उत्तर दिया, इच्छाएं गलत नहीं होती हैं, पर जब इच्छाएं जीवन पर हावी हो जाएं, तब मनुष्य अप आदमी ही तब मनुष्य अपनी ही चाहतों का दास बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट है, वही सच्चा धनी है। जो जितनी विलासिता से जोड़ता है, उतनी कृत्रिम निर्धनता जोड़ लेता है, क्योंकि उसके मन की भूख कभी मिटती नहीं। यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि सुकरात के लिए संतोष मन की असली समृद्धि थी। यह एक ऐसी संपत्ति जो किसी बाजार में नहीं मिलती। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन से रिलेटेबल है। थोड़ा सा बस एक्सटेंड कर दिया है कंटेंट को, समझाते समझाते थोड़ा विस्तार ज्यादा हो गया है। बाकी ठीक है, मतलब मतलब कुल मिलाकर के स्टोरी से जो बात है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है गुरविंदर। लेकिन जो इसके बाद जैसे जो मेन मुख्य भाग में जो कुछ बातचीत करनी है, वो उस पर बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। मुख्य भाग में क्या होता है कि एक निबंध का प्रस्तुत आयाम होता है, कि जो निबंध में ऊपर लिखा होता है उसी को, प्रस्तुत आयाम को ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, कि सामाजिक स्तर पर संतोष करने से क्या होगा, राजनीतिक स्तर पर संतोष करने से क्या होगा, या विलासिता ना करने से क्या होगा, संतोष करने से क्या होगा, ये सब बातें थोड़ी सी करनी है। फिर उसके बाद लिखना है कि संतोष कि मतलब संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति के रूप में है, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतोष एक, इसमें मुख्य भाग में फिर ये संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति के रूप में है, किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि संतोष संरचनात्मकता एवं या संरचनात्मकता की जगह रचनात्मकता वर्ड यूज कर सकते हो। रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के लिए बाधा बन जाता है। संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति के रूप में, किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि संतोष रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता के लिए बाधा बन जाता है। जैसे जैसे यूपीएससी की तैयारी आप लोग करने के लिए आए हो, तो अगर जैसे अपने घर पर ही रहते, अपना उधर जैसे खेत वेत या जो भी पापा का काम हुआ, मैं बिजनेस वगैरह का है या खेती का काम है, तो अपना खेती का काम करते, घर आते, खाना खाते, सो जाते। और तो फिर क्या यूपीएससी का करने की जरूरत है? संतोष क्यों, मतलब क्यों आपको इतना संतोष नहीं हुआ? क्यों चले आए मुखर्जी नगर? क्या जरूरत था पढ़ने? क्या आपको गाड़ी में घूमने का बहुत शौक था आप लोगों को? तो क्यों इतना? संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति तो थी, मतलब आप संतोष कर लेते। उधर तो खाना पानी स्वच्छ हवा सब कुछ मिल रहा था, तो क्यों आप विलासिता का जीवन जीने चाह रहे थे क्या आप लोग? तो मतलब ऐसा, मतलब ये कुछ निबंध उसी तरीके का है कि मतलब इसमें आपको डिफेंड ये भी करना पड़ेगा कि मतलब कभी कभी संतोष, क्योंकि आप लोगों ने संतोष नहीं किया, आप लोगों को लगा कि नहीं, हो सकता है कि कल को आईएएस बन जाएंगे, तो हो सकता है जिस गांव से आए उस गांव में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ सुविधा नहीं है, तो हो सकता है कि आईएएस बन के अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने दोस्तों
दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो क्योंकि वो भले ही तो संतोष अगर कर लेते तो हर चीज़ में संतोष ही कर लोगे, तो सृजनात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा कैसे मिलेगा? अगर एलन मस्क ने संतोष कर लिया होता तो स्पेस एक्स का जन्म, स्पेस की जो मतलब जो उसकी कंपनी का नाम है वो, उसका कैसे जन्म होता? अगर संतोष ही कर लेते तो पैदल ही लोग चलते। क्यों गाड़ी का आविष्कार हुआ? क्यों और सारे आविष्कार होते? संतोष मतलब कि आप हर चीज़ से अपने आप को हर चीज़ के अनुसार खुद को बस कह रहे हो कि हाँ ठीक है जो कुछ हुआ, ऐसा कुछ। तो कहीं न कहीं रचनात्मकता पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्रिएटिविटी आपकी मर जाती है, आविष्कार नहीं होते हैं। संतोष का ये एक बहुत बड़ा पहलू आपको एग्ज़ामिनर के सामने रखना पड़ेगा मेन बॉडी में ओपन करते हुए कि कि संतोष जो है एक स्वाभाविक संपत्ति है, किंतु संतोष स्वाभाविक संपत्ति होने के साथ-साथ इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता जो है उसमें बाधा बनती है। वो डिक्लाइन होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये बातें रखनी है, ठीक है? फिर उसके बाद इसी इसी बात को रखना है, फिर उसके बाद रखना है कि निबंध के विषय में यह इस बात को या यह बात भी रखी गई है कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, जो कि अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी में जो कि अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि विलासिता कभी-कभी आवश्यकता बन जाती है। विलासिता कभी-कभी आवश्यकता बन जाती है। तो इस पर बातचीत करना है कि मतलब विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, ये कैसे कह रहे हो? विलासिता आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, ये अपने आप में सही नहीं बात है, पूर्ण सत्य नहीं है। विलासिता हमेशा, या ऐसे लिख सकते हो पूर्ण सत्य नहीं है की जगह, या ये वर्ड यूज़ कर सकते हो कि निबंध के विषय में जो यह बात रखी गई है कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, जिसके संदर्भ में यह सोचा जा सकता है कि विलासिता हमेशा कृत्रिम निर्धनता नहीं हो सकती है, क्योंकि विलासिता कभी-कभी आवश्यकता बन जाती है। ऐसा कुछ बात लिख सकते हो कि जिसके संदर्भ में कह सकते हैं कि विलासिता हमेशा कृत्रिम निर्धनता नहीं है, या जो अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है, वो भी सब लिख सकते हो, ठीक है? जो मनो वो कर सकते हो, ठीक है? आप लोग कि मतलब ये अब विलासिता को एक आवश्यकता के रूप में भी दिखाना है। फिर इसके बारे में बातचीत करना है कि आर्थिक स्तर पर देखें तो कभी कोई बड़ी बिज़नेस डील करना हुआ, तो कहोगे कि नहीं, हम तो ना झोपड़पट्टी में बैठ के वो वैसे बैठेंगे, तो हमको ना टेस्ला इंडिया में अपना वो खोलेगा सेंटर। अभी कभी-कभी क्या होता है कि अगर जैसे विलासिता आवश्यकता भी बन जाती है, बिजनेस डीलिंग वाले संदर्भ में अपना सोशल स्टेटस कभी कभी शो करना पड़ता है, तो वहां पर हो सकता है कि कल को जैसे मैंने आपको बताया कि आईएएस बनने के बाद, आईएएस वाला जो एग्जांपल दे रहा था कि आप किसी पद पर हैं, तो उस पद की गरिमा बनाने के लिए आपको फोन का भी यूज करना पड़ेगा। तक कभी कभी सहजता के लिए भी विलासिता जरूरी है, कभी कभी टिकाऊपन के लिए भी विलासी वस्तुओं का, कि ये वस्तु जो है बहुत टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चलती है, भले ही महँगी है, विलासी है, मतलब अत्यधिक मतलब इसके इसके विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन उतने जो विकल्प हैं वो उतना फिर टिकाऊ रूप से नहीं है। तो विलासिता कभी-कभी आवश्यकता बन जाती है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता नहीं भी है। तो वो सारी बात भी एग्जामिनर के सामने रखनी पड़ेगी। हर एक डायमेंशन को ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लिख करके बस छोड़ के भाग गए, वैसा भी नहीं करना है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, विभिन्न उदाहरणों को देना पड़ेगा कि रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में बाधा है तो कैसे है, कहाँ पर है?
किसके सामने बाधा पड़ी थी? कौन सा वो आदमी था इतिहास का जिसके सामने बाधा पड़ी थी? क्या हुआ था? वो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वो सब उदाहरण हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से फिर इस आयाम को सिद्ध करना है। फिर इस आयाम को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना है। इस तरीके से बातचीत करनी है। फिर उसके बाद निष्कर्ष जब इसका लिखोगे तो निष्कर्ष में लिखोगे कि निष्कर्ष वैसे ऐसे संक्षिप्त में ऐसे बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार उपर्युक्त निबंध के विषय को गहनता से विश्लेषण करने के उपरांत कि इस प्रकार निबंध के विषय को गहनता से विश्लेषण या विश्लेषित करने के उपरांत निष्कर्षता या कह सकते हैं कि संतोष और विलासिता में एक संतुलन की आवश्यकता है। संतोष भी अपने आप में जरूरी है और विलासिता मतलब विलासिता जो है वो अपने आप में उसमें भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मतलब संतोष और विलासिता में एक संतुलन कार्य मतलब कुछ इस तरीके का दृष्टिकोण दिखाना पड़ेगा कि संतोष रखना है लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट कर देना है। और विलासिता नहीं रखना है ऐसा भी नहीं है कि विलासिता में भी संतुलन बनाना है। और संतोष वाला व्यक्तित्व भी रखना है लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरी तरीके से आप संतोष रख करके और संतोष को स्वाभाविक संपत्ति मान करके आगे चल रहे हो। तो आपको लिखना है कि संतोष और विलासिता इन दोनों में एक संतुलन की आवश्यकता है। इस तरीके का कुछ निष्कर्ष लास्ट में देना होगा। तो कुछ इस तरीके से निबंध को अप्रोच करना है। होपफुली गुरविंदर आपको समझ आया होगा जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ। जी सर, काफी कुछ पता चल गया। तो ये सारी बातें अभी आपको ध्यान रखना है। और ये मैं इस पे जो कुछ भी लिखा हूँ उसको एक बार ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अच्छा अटेम्प्ट किया है आपने और धीरे धीरे चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है। और अमजद 4-5 स्टूडेंट की और कॉपी देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि टॉपिक आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। टॉपिक की क्लियरिटी होना चाहिए और तो वो आपके लिए ज्यादा अमजद अगर आप लाइब्रेरी में हो तो बाहर निकल आइए। स्वाभाविक संतोष स्वाभाविक संपत्ति और विलासिता कृत्रिम निर्धनता अर्थात जो हमारे पास है उससे खुश और संतुष्ट रहने की भावना संतोष है। विलासिता अर्थात बहुत ज्यादा भौतिक सुख सामग्री की चाह दिखावा और अति खर्च वाला जीवन है। संतोष स्वाभाविक ये हेडिंग वगैरह नहीं डालना है। और इस तरीके का कुछ डायग्राम्स वगैरह अगर आप बना रहे हो क्या अमजद की ये केवल समझने के लिए है? सर ये समझने के लिए बना। ठीक है। बाकी ये हेडिंग सर मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास था तो हाँ हेडिंग का मुझे प्रयोग ज्यादा समझ में नहीं आ निबंध रहा था तो मैंने सोचा कि हाँ निबंध में हेडिंग का प्रयोग कभी नहीं करना है अमजद। कोई डायग्राम का प्रयोग कभी नहीं करना है। बस पैरा पैरा में अपनी बातें रखनी है। ओके सर। पॉइंट्स फॉर्म में कुछ नहीं बताना है। बिंदुवार कुछ नहीं रखना है। बिंदुवार नहीं लिखना है। पैराग्राफ में अपनी बातों के रखना है। पैरा में अपनी बातों को रखते हुए चलना है। ठीक है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है। संतोष एक ऐसी दौलत है जो बिना किसी बाहरी वस्तु के किसी भी व्यक्ति को खुश रखती है। अगर इंसान अपनी जीवन अपनी परिस्थिति अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट है तो वह मानसिक रूप से बहुत अमीर है क्योंकि यह संपत्ति प्राकृतिक है क्योंकि यह हमारे अंदर से आती है। जैसे एक आदमी के पास साधारण नौकरी है कम सामान है लेकिन वह खुश है यह उसकी स्वाभाविक संपत्ति अर्थात संतोष है। अब जैसे करके लिख रहे हो तो अलग से ऐसे नहीं लिखना है जैसे जैसे हम ऐसे में करते थे यहीं से जैसे ऐसे लिखना है। ठीक है। ओके विलासिता कृत्रिम निर्धनता ऐसी हेडिंग नहीं डालना है। ठीक है। विलासिता का मतलब केवल आराम महंगे कपड़े महंगी गाड़ी अत्यधिक अत्यधिक गलत लिखा है। ठीक है। अत्यधिक खर्च और दिखावा करने से है। यह ऐसी इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती क्योंकि जितनी
क्योंकि तो फिर कॉमा आएगा, ठीक है। जितनी विलासिता बढ़ती है उतनी ही कमी का एहसास बढ़ता है, इसी को कृत्रिम निर्धनता कहा गया है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। फिर जैसे नहीं, यहीं से कुछ ऐसे करना है, जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसे हमेशा लगता है कि उसे और बड़ा घर चाहिए और महंगी चीजें चाहिए। व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, वह बाहर से अमीर दिखता है लेकिन बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा है। दूसरे शब्दों में कहें, सच्ची खुशी संतोष में, ना कि विलासिता में। और वही तो इंट्रो लगभग ठीक है, और तुमने अच्छे से समझा है। कुछ कोटेशंस स्टोरी वगैरह से भी शुरुआत कर सकते हो जैसे और लोगों ने किया है। बाकी अमजद ठीक है। तुमको लेकिन मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है होपफुली तुमको समझ आया होगा, जितना मैंने दूसरों की कॉपी से बताया है। जी 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 जी, मैंने काफी समझा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो बातों का बस ध्यान रखना है। बाकी ठीक है अमजद, अभी आगे और भी हम लोग मेन बॉडी पर और भी 4 से 5 सेशन करेंगे, लाइव आंसर राइटिंग करेंगे इसी तरीके से, तो अपने आप चीजें सुधरेंगे। ठीक है, जी जी। ठीक है, ठीक है। और कोई बात? नहीं सर, बस यही शुरुआत में जैसे कि हमने आपने बताया कि हेडिंग नहीं डालना है, तो ये सब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में ऐसे में कैसे अप्रोच रखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। बट जैसे जैसे आपने बहुत सारे चेक करी हैं और डिस्कस करी, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आई है कि हमें कैसे अप्रोच रखना है, कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे एंड करनी है, मिडिल भाग में कैसे रखना है, कुछ ठीक है, समझ में आई ठीक है है, धीरे धीरे। ठीक है अमजद, ठीक है, ठीक है। संतोष, अरुण। जी सर, जी सर। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। संतोषी सदा सुखी, यह वाक्य हम बचपन से सुनकर बड़े हुए, लेकिन बचपन के दिनों में हमें यह वाक्य केवल सुनने में अच्छा लगता था, हमें इसके मायने पता नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीती, हम समय के साथ साथ बड़े होते गए, वैसे ही हमारी चीज़ों को देखने का, सोचने समझने का नजरिया परिपक्व होता गया। तब संतोष न केवल एक शब्द होकर बल्कि इसके अत्यंत गंभीर मायने आता। संतोष का मूल्य व्यक्ति के अंदर जन्म से ही कहीं कहीं छिपा होता है, तथा विलासिता व्यक्ति बाह्य जीवन में अन्य लोगों से सीखता है तथा अनुकरण करता है, क्योंकि विलासिता व्यक्ति के मूल स्वभाव से जन्मता संगत नहीं होती। इसलिए बहुत हद तक व्यक्ति विलासी होने के, विलासिता शब्द का मतलब तुमने नहीं बताया, अर्थ बताओ। ठीक है, जी सर। विलासिता एक कृत्रिम निर्धनता है, इस पर तुमने बताने लगे हो। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता संतोष एक सद्गुण है जिसके व्यक्ति के अंदर होने से मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि संतोषी व्यक्ति को आप इस प्रकार किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में डाल दीजिए, वह उन परिस्थितियों में किसी परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहेगा, साथ ही साथ अपने आसपास के परिवेश में। जबकि विलासिता पसंद इंसान विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसे सुविधा और संसाधनों में से संपन्न जीवन जीने की आदत लग जाती है। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ विलासितापूर्ण जीवन व्यक्ति करने वाला व्यक्ति अन्य जीवन स्तर तथा संसाधन, इस कोशिश में व्यक्ति लोभी लालची। ठीक है, ठीक है। अरुण, बस मेन बॉडी के जो डायमेंशंस मैं बता रहा था उस पर तुमको थोड़ा बहुत काम करना है। कुछ स्टोरीज वगैरह हो सके तो शुरू में लेकर के आने, कुछ पोयम हो सके तो वो, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपको नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो एस्से में उत्तर मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर पेज पे शायरी लिख दिया तो आपको एग्जामिनर कहा कि क्या बात है, क्या शायरी लिखा है, इस शायरी को तो बहुत सुनने टाइम हो गया, तो आपने लिख दिया तो मेरा मन बदल गया तो लो नंबर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आयाम के नंबर मिलेंगे कि कितने डायमेंशन आप ओपन करते हो, उसके नंबर बस मिलते हैं। यहाँ पर एक आयाम एग्जामिनर आपको देता है और बहुत सारे आयाम आपको खुद से ओपन करने होते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो जी अच्छा सर। है अरुण। बाकी मैंने दूसरों की कॉपी जो बताई उससे तुमको कुछ समझ आया होगा, तो उसको हाँ हाँ, कंटिन्यू करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जी सर। और होपफुली किसी ने कुछ और भी स्टूडेंट्स की कॉपी आई है। मुझे लगता है कि मैं इंडिविजुअल अब सबको चेक करके भेज दूंगा। कॉपी तो बस इसलिए देख रहा था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि उनका जैसे फ्लो में दिक्कत है या वो, तो बाकी अभी एक दो कॉपी और देखने के बाद हम लोग कुछ और इस टॉपिक पर कुछ और बातचीत होगी तो उसको देखेंगे। बाकी जिन्होंने और भी अपनी कॉपीज भेजी हैं तो वो मैं अभी सेशन के बाद कोशिश करूंगा कि उनको चेक करके भेज दूंगा। बाकी मुझे ये लगता है कि टॉपिक
टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी वो ज़्यादा मायने रखता है। खुद ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपने क्या गलतियाँ की है, क्या नहीं करना चाहिए आगे से। एक कॉपी ये आनंद की कॉपी है कि संतोष एक मध्यमार्गी विचार है जो हमें लालच और ईर्ष्या से बचाता है या हमें ईमानदारी और आत्मसंतुष्टि की ओर अग्रसर करता है। हम इसको गांधी के जीवन से समझ सकते हैं। गांधी जी पेशे से वकील और धनी व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने अपने सूट बूट के पहनावे को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया। अपने इस पहनने से अपने इस पहनावे से भारतीयों को एहसास कराया, तुम्हें खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कम संसाधनों में भी खुश रहा जा सकता है। अतः इस प्रकार गांधी जी ने जो भारत की आम जनता थी उसे विलासिता और कृत्रिम निर्धनता से दूर रखने में सफल हुए। आइए हम अन्य आयामों में चर्चा कर सकते हैं कि संतोष क्या है। क्या सच में इसको संपत्ति माना जा सकता है? विलासिता और कृत्रिम निर्धनता क्या है? फिर उसके बाद ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है। आनंद, इंट्रो तो बहुत अच्छा है और गांधी से बहुत रिलेटेबल है और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा जैसे जो ये तुमने मतलब हमें लगता है कीवर्ड की डिफिनीशन जो है कि संतोष क्या है और विलासिता क्या है, ये इंट्रो में ही बता दो कि संतोष मतलब जब स्टोरी तुम्हारी खत्म हो जाए तो कहना है कि विषय में मुख्य रूप से जो की मतलब मूल शब्द आया है वो संतोष है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा कुछ, या एक अन्य शब्द है विलासिता जिसका तात्पर्य है कि फिर इसके बाद बताओ कि इस प्रकार परिचय को गहन इस प्रकार निबंध के विषय को अच्छे से मतलब अच्छे से विश्लेषण करने के उपरांत या निबंध के विषय को समझने के उपरांत मुख्य भाग में आए तो प्रस्तुत आयाम को ही देखें। तो प्रस्तुत आयाम पर ही बात कर लो, इसी डायमेंशन पर पहले बात कर लो कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। इस पर थोड़ी देर बात करो, इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करो। फिर उसके बाद सेकंड डायमेंशन ओपन करो कि मतलब संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, किंतु संतोष कहीं ना कहीं यह भी देखा गया है कि संतोष कभी कभी सृजनात्मकता और रचनात्मकता में कमी लाता है। इसी तरीके से विलासिता के संदर्भ में कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, किंतु कभी कभी विलासिता आवश्यकता बनकर भी सामने आती है। तो उन सब बातों पर भी आनंद बातचीत करना है। बाकी स्टार्टिंग बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से तुमने गांधी से रिलेट किया है। हाँ बोलो। सर वो जो जैसे उसके जो कीवर्ड सर को डिफाइन करने के बाद जो उसकी लाइन दी हुई है निबंध की, सर उसको जब उसी को पकड़ के तोड़ना है तो उसको कितनी पेज तक ले जा सकते हैं? उसको पकड़ के तोड़ना है तो मतलब उसके शब्द दिए हुए सर, उसी को डिफाइन करना, जैसे संतोष क्या है, क्या क्या हम ऐसा पूरी जिंदगी संतोष ही करते रहे या फिर इसके आगे मतलब इस प्रकार के जो हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेट करके, तो हाँ। इसको मतलब 1-2 पेज में करते पूरा क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा आयाम ओपन करते। थोड़ा सा एक बार आवाज थोड़ा सा आनंद, आवाज पीछे से कुछ आ रही है, एक बार आराम से बोलना। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि जब इंट्रो खत्म हो जाए तो उसके बाद जो उसमें शब्द है जैसे विलासिता हो गया या संतोष हो गया, इसको डिफाइन करने के बाद जो ऐसे की लाइन दी हुई है सर, उसी को पहले आयाम में उसी को ले जाना है और कितने पेज तक, मतलब 1-2 पेज कितने तक ले जा सकती है? इसको बस जब तुम्हें लगे कि ये वेल डिफाइंड हो गया, 2 पेजेस तक लेके जा सकते हो, 2 पेजेस तक। फिर उसके बाद 2 पेजेस में बताने के बाद या 2 से 2.5 पेजेस कर सकते हो, क्योंकि ये प्रस्तुत आयाम है तो हो सकता है कि थोड़ा सा इस पर ज्यादा बातचीत करो। 3 पेजेस तक ले लो, बहुत आगे पीछे दोनों मिला करके 3 पेजेस तक कर सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये केवल एक आयाम मतलब मुख्य भाग में चूंकि बहुत आयामों पे बात करना होता है, उसमें एक आयाम ये भी होता है और दूसरे अन्य आयाम जो होंगे वो जो तुम ओपन करोगे फिर उस पर 2-2 पेज, इस पर थोड़ा ज्यादा बातचीत कर लेना। 3 पेजेस ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है? ठीक। आनंद, समझ पा रहे हो जो बातें अभी सेशन में चल रही है, जो एससे को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ क्लियरिटी आ रही है कि कैसे क्या रखना है, क्या करना है? नहीं सर, आज क्लियर हो गया सर अच्छे से। ये जो मैं उसी इंट्रो के बाद सर रुक गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया इसके आगे मैं क्या करूं,
तो उसी पे हाँ, छोड़ दिया। और भी कोई डाउट तो एकदम खुल के पूछो, अपनी बात बताओ, क्योंकि जब बात बताओगे तो फिर हमेशा के लिए, क्योंकि फॉर्मेट सीख लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर टाइम तुमको कंटेंट इनरिच वगैरह करने पे बस देना पड़ेगा, फॉर्मेट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके सर। तो फॉर्मेट समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और भी मतलब जो और भी कॉपीज है जो अभी मतलब जो देखना है वो मैं अभी तो नहीं, क्योंकि और भी लोगों का बहुत टाइम, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव है कि आपको एसए का टॉपिक अच्छे से समझ आए। कॉपी तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी सेशन के बाद भी। लेकिन इसमें जैसे और कुछ कुछ बातें जो आप इस वाले टॉपिक में ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। तो इसमें जो मैंने अभी एक बार जैसे इस तरीके की कुछ लाइन, नहीं धन धन है परम धन, तो सही कहे प्रवीण, बिनु संतोष कुबेरु दारिद दीन मलिन, की कोई धन जो है, नहीं धन धन है परम धन, जो धन होता है ना, जो रुपए पैसे ये होते हैं, ये परम धन नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। तो सही कहे प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है कि विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, तो सही मतलब संतोष को कहते हैं, परम धन कहते हैं। धन को परम धन नहीं कहा जाता है। नहीं धन धन है परम धन, तो सही कहे प्रवीण, संतोष को प्रवीण मतलब बुद्धिमान लोग, कि तो सही मतलब संतोष, तो सही मतलब कि संतोष को बुद्धिमान लोग परम धन कहते हैं। बिनु संतोष कुबेरों, कि बिना संतोष के कुबेर को भी मतलब कुबेर भी एक दारिद दीन मलिन, कि अगर कुबेर जितना भी धन हो जाए, लेकिन अगर उसके पास संतोष नहीं है तो वो दरिद्र है, दीन है और मलिन है। तो इस तरीके का कुछ, या फिर जो गांधी का एग्जाम्पल, या जैसे और भी बहुत सारे, सुकरात से किसी ने शुरुआत किया, सुकरात की स्टोरी से, तो वो सब भी रिलेट कर सकते हो। इस तरीके के किसी दोहे से स्टार्टिंग करनी है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो इस हिस्से को कैसे, फिर उसके बाद इस प्रकार इसका अर्थ थोड़ा बताना है कि इस प्रकार प्रस्तुत दोहे का अर्थ है कि इसका जो अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद बताना है कि इस प्रकार दोहे का अर्थ है कि इससे निबंध का विषय पूर्णतया स्पष्ट होता है कि संतोष ही अपने आप में स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। ठीक है। या मतलब इसमें संतोष पक्ष को ही ज्यादा दिखाया गया, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है उतना अच्छे से नहीं आया है। लेकिन तो इसमें ये कहना है कि लेकिन फिर भी पूरी लाइन ही थोड़ा समेटने की कोशिश करना, क्योंकि एज इट इज एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिल पाएगा कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति, विलासिता कृत्रिम निर्धनता। वैसे हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। फिर ऐसा कुछ रिलेट करना है। फिर उसके बाद संतोष शब्द का मतलब बताना है कि संतोष निबंध के विषय में एक मुख्य शब्द संतोष का से तात्पर्य है कि मतलब कि मतलब अपनी इच्छाओं पर विराम लगा करके एक जीवन जीने से है। और विलासिता का तात्पर्य फिर बताना है। ठीक है। तो फिर इस तरीके की वास्तविक समृद्धि हमारे मन की, संतोष और विलासिता का मतलब बता देना है कि संतोष। फिर उसके बाद प्रस्तुत आयाम पर अच्छे से बात करना है। फिर इस तरीके से परिचय बता देना है। मतलब सबसे पहले ये आएगा कि इस प्रकार का कोई दोहा स्टोरी। फिर उसके बाद इसके अर्थ से थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट करना है। कीवर्ड्स जो है संतोष और विलासिता, उनका मतलब बताना है। फिर उसके बाद कीवर्ड के मतलब के बाद फिर आपको बताना है कि निबंध के मुख्य भाग में जो प्रस्तुत आयाम है उस पर बातचीत करें कि संतोष अगर स्वाभाविक संपत्ति है तो वो कैसे। तो वो ऐसे कि जब कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को पर्याप्त मानता है, उसे बाहरी वस्तुएं या निरंतरता की आवश्यकता नहीं होती है, या स्थिति भीतर से आती है, बाह्य स्रोत पर स्वाभाविक निर्भर नहीं करती है, स्वाभाविक है। संतुष्ट व्यक्ति मानसिक रूप से धनी होता है। लग्जरी अपने आप में आर्टिफिशियल पुअर्टी कैसे है, क्योंकि लग्जरी से क्या होता है कि मतलब एक निरंतर कमी लगती है हमेशा लग्जरी जीवन में। विलासिता जो है वो और बड़ी बेहतर अधिक महंगी वस्तु की चाहत हमेशा रखता है। और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है।
तो ये बातें फिर ऐसा कुछ मतलब प्रस्तुत आयाम को फिर थोड़ा बहुत बताना है हेलो और फिर बता वही बात कि संतोष जो है वो मानसिक शांति देता है, जबकि विलासिता जो है हेलो असंतोष का चक्र हाँ पैदा हम करता है। बोल रहे हैं वहां से। संतोष जो है वो वित्तीय कौन बोल रहे स्वतंत्रता हैं? देता है, मतलब आप संतोष कौन बोल रहेगा रहे तो हैं? डेट फ्री रहोगे, कोई आते थे ऐसा नहीं खाना, होगा कि अमृता कोई जी का आते थे ऋण खाना है बनाने तुम्हारे के ऊपर, लिए। कोई कर्जा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मानसिक रूप से शांति कैसे रहेगी, संतोष आप होगा कौन तो बोल रहे हैं? मतलब कोई चिंता ही नहीं रहेगी कि किसी कोई ना यूपीएससी क्या की परीक्षा में सफल होने का ना उसका बेटा हो? सुख हो, मतलब ठीक सुखी है। से ऐसा कुछ चाहत होगी, ना असफलता का डर होगा, क्योंकि संतोष है कि जहां पर है वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो अपना घर चले जाएंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। नहीं केवल रोटी तो खाना है, मतलब संतोषी आदमी कहीं पर भी अपना मस्त चैन से रह सकता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं। विलासिता आदमी को लगता है यार वो तो अर्पित जैन जो है, वो अर्पित जैन जो सर है वो तो मतलब जब उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो वो तो गाड़ी पर बैठ के मुखर्जी नगर में घूमे थे। मेरा भी मन है कि गाड़ी पर, तो वो टेंशन में है कि यार मैं गाड़ी पे बैठ के घूम पाऊंगा कि नहीं। तो उस तरीके से विलासिता जो है वो असंतोष को आपको हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ तो आपको कहना है कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, परंतु यह भी जान लेना आवश्यक है कि संतोष करने से रचनात्मकता और सृजनशीलता भी प्रभावित होती है। फिर उसके बाद सेकंड इसमें और भी मुख्य भाग में कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता ना होकर एक आवश्यकता भी कभी कभी हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब कोई महंगी वस्तु समय, क्योंकि महंगी वस्तु है तो ये आवश्यकता कैसे बन गई? विलासित हमेशा हर महंगी वस्तु विलासी जीवन जीने के लिए है ऐसा भी नहीं है, ये आवश्यकता है, जरूरत है। आज हम फोन पे बात नहीं करेंगे तो सीएम साहब का फोन आएगा, डीएम बन जाएंगे, तो क्या सीएम से कहेंगे कि आओ घर आके दो आकर के, ऑफिस आकर के दो? तो विलासिता कभी कभी आवश्यकता भी है। जब कोई महंगी वस्तु समय बचाती है या कार्य क्षमता बढ़ाती है तो यह विलासिता से अधिक आवश्यकता बन जाती है। जैसे कोई शीर्ष कार्यकारी है, वो प्राइवेट जेट या बिजनेस क्लास में यात्रा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विलासी है, प्राइवेट जेट से जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरामदायक या केवल आराम के लिए नहीं है, क्योंकि यह समय बचाता है, एक दिन में कई कई शहरों में मीटिंग करने की कार्य क्षमता देता है। इसी संदर्भ में यह यात्रा की लागत एक निवेश है, ना कि केवल विलासिता है। जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको कंप्यूटर अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, तो अच्छे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, तो अब तुम कहते हो नहीं नहीं तुम तो विलासी जीवन जी रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है? तो अभी उसको ग्राफिक डिजाइनर करना है तो उसको क्या करना होगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये विलासिता नहीं है, ये काम की सूचिता को बढ़ाना है, काम की बुनियादी आवश्यकता ही ऐसी है कि उसको इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये विलासिता नहीं है, आवश्यकता है। तो ये सारी एग्जामिनर के सामने ये सब बात रखनी है। व्यवसायिक दुनिया में देख लो तो प्रेजेंटेशन करना है, नेटवर्किंग करना है, तो उसके लिए मतलब जैसे उच्च स्तरीय बैठकों में जाना होगा तो महंगी पोशाक भी पहननी होगी, महंगी घड़ी भी पहननी होगी। क्यों? क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये वस्तुएं जो होती हैं व्यक्ति की विश्वसनीयता को प्रदान करती हैं और उच्च मूल्य वाले नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करती हैं। और ऐसा होता है क्लाइंट्स को महंगे और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाना यह केवल भोजन नहीं है, यह एक व्यवसायिक रिश्ते में निवेश है। ये एसेट, ये लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स की तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और जब अधिक महंगा उत्पाद आप लेते हो तो गुणवत्ता का भी एक चक्कर होता है कि महंगा लेंगे तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो विलासिता सिर्फ ऐसा नहीं है कि आवश्यकताओं की पूर्ति, विलासिता मतलब गुणवत्ता के लिए भी है कि ड्यूरेबल है, ऐसा कुछ। कुछ लोगों के लिए विलासितापूर्ण लक्ष्य जैसे कि एक विशेष कार या घर कड़ी मेहनत करने और रचनात्मकता दिखाने के लिए एक शक्तिशाली बाहरी प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसलिए भी जरूरी है कि प्लेन पर बैठने का बहुत ड्रीम है, ऐसा कुछ। तो ये मतलब एक आपके लिए मोटिवेशन भी कर सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो विलासिता एक अवसर के रूप में भी है। तो ये कुछ बातें आपको करनी है मेन बॉडी में। फिर आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन में देना है कि संतोष भी जरूरी है लाइफ में, और मतलब विलासिता भी जरूरी है। संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, लेकिन संतोष और विलासिता में एक संतुलन की आवश्यकता है। तो ऐसी कुछ बातें आपको एग्जाम हॉल में और निबंध लिखते समय निष्कर्ष में फिर कंक्लूड करना है। होपफुली इस निबंध से संबंधित और जो भी मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा था इसका जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इंट्रो, किस तरीके से
मेन बॉडी किस तरीके से, अभी कंक्लूजन पर तो ऑलरेडी बात करेंगे, अभी हम इंट्रो और मेन बॉडी पर बातचीत कर रहे हैं। और आगे के सेशन में भी हम इसी तरीके से किसी एक हिस्से के बहुत सारे डायमेंशंस, उस पर बहुत सारी बातचीत, लाइव ऐसे राइटिंग वो सब करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना? हाँ मणिकांत। सर इसमें पूछना था कि जैसे संतोष को स्वाभाविक बताया गया है कि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक तत्व है, तो इसको कह सकते हैं कि संतोष जो है वो एक प्राकृतिक गुण भी है, क्योंकि स्वाभाविक कोई भी चीज अगर स्वाभाविक उसी को कहते हैं जो प्राकृतिक हो। जैसे कि लोगों को अच्छा लगता है संतोषी बन के रहना, क्योंकि उसमें एक तरह से मतलब मनुष्य को ऐसे माना गया है कि मूल रूप से वो आलसी ही होते हैं, मतलब कुछ करने के लिए तो उनको संघर्ष करना पड़ता है या मेहनत करना पड़ता है। तो संतोष को एक प्राकृतिक तत्व मान सकते हैं और विलासिता को अप्राकृतिक, ऐसा कुछ कुछ लगता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये निबंध बेसिकली वही है, थोड़ा सा बस जो ये डायमेंशन ओपन किए जा रहे हैं ये बस उसी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। लेकिन जो तुमने बात बताई है वो बहुत कोर बात बताई है मणिकांत। बेसिकली ये है उसी पर सेंट्रिक कि संतोष जो होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, और विलासिता जो है वो मतलब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल वाला वो बात है। वो बात भी अच्छे से लिख सकते हो एक पैराग्राफ में या ज्यादा, या और कभी कभी मतलब कंटेंट वही लिखना है, बस वो संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति है ये टर्म हमेशा यूज करते रहना है, वैसा कुछ। बाकी हम लोग जो बता रहे हैं वो भी सब वही है, मतलब रिलेट करना पड़ेगा वो कीवर्ड्स को जो एस्से में अभी तुमने बताया, और है। हाँ इसको हाँ इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत अच्छा मिलता है। हाँ ठीक है सर। हाँ दीपक। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि इस संतोष को, विलासिता को डिफाइन करने के बाद कुछ ये स्टोरी वगैरह लिखने के बाद जब हम इसके आयामों पर चर्चा करते हैं, तो जैसे हाँ मैंने लिखा था क्वेश्चन के माध्यम से 5-6 क्वेश्चन पुटअप किए थे, तो पहले मैं क्वेश्चन पुटअप कर दूं फिर उसके आगे एक एक को एक्सप्लेन करूं, ऐसा लिखूं? ऐसा लिख हाँ, सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हो दीपक, लेकिन मैं ये कह रहा था कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे अचानक से ऐसे कभी कभी नहीं, वैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो एक साथ लिख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये भी मतलब जिसमें बहुत सारे डायमेंशन ओपन हो उसमें इस तरीके का करना बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। लेकिन जिसमें बहुत सारे डायमेंशन ना ओपन हो तो उसमें एक एक करके अपना ओपन करते रहो। बाकी तुमने जो बताया वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। एक साथ पहले सब सारे क्वेश्चंस पुट कर दो फिर एक एक करके ओपन करते रहो, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है सर, अभी कर मैं सकते लिख के हो। भेजूंगा आपको सर। ठीक है दीपक। आशीष। यस सर। यस सर। आशीष बताओ। हम सर पूरा तो बढ़िया से नहीं लिख पाए, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग किए तो उसमें जो है डायमेंशन हम जो है ना निकाले हैं कुछ कुछ, जैसे व्यक्तिगत पे, आर्थिक पे, सामाजिक, पर्यावरण, इस पे। ठीक है आशीष, मैं अभी अभी देखता हूँ, आप मुझे भेज दिए हो अपनी कॉपी? जी मैं उसको भेज दिया, फिर से उसको मैं बढ़िया से लिख करके मैं भेज दे रहा हूँ उसको सर। ठीक है, बाकी मैंने जो आज सेशन में बताया वो तुमको समझ आया आशीष? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है आशीष। अनाम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। सर एक्चुअली में, हेलो आ रही सर? हम्म। सर एक्चुअली में क्या है सर, जैसे हम लोग इंट्रो लिखे थे, तो इंट्रो लिखते समय सर जैसे कि जैसे शाब्दिक जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तो उनको स्पष्ट करते उसके बाद स्टोरी लिखें, कि या स्टोरी लिखने के बाद फिर उसको स्पष्ट करें सर, मतलब कैसा क्रम सही होगा सर? ये मुख्य पहले स्टोरी लिख दो फिर शब्दावलियों को परिभाषित कर दो। इन केस आपके पास स्टोरी नहीं है तो निबंध की जो मुख्य शब्दावलियां हैं उन्हीं को बस परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करनी है। जी सर। फिर सर उसके जैसे मेन बॉडी है, तो उसको तो जैसे अभी पूर्व में एक भैया ने पूछा कि मतलब कि यदि हम पहले प्रमुख आयाम रख देते हैं उसके बाद ओपन करते हैं, तो उसमें मतलब कि सरलीकृत सही हो जाता है। हाँ तो तो ये सर भी कर उसमें, सकते हो, ये भी हाँ कर तो सकते हो सर अनाम, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि एक पास जी। सारे लिख दो फिर एक एक करके अपना ओपन करते रहो। तो सर उसमें जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ आंसर मतलब कुछ कुछ जो ऐसे रहते हैं वो काफी जटिल होते हैं सर, मतलब उसमें हम्म। समझ में नहीं आ पाता कि मतलब कि क्या कैसे मतलब कि ओपन किया जाए, उसमें शायद हमको कुछ ही का आयाम मिल पाते हैं।
या फिर 2 से 3 डायमेंशन, फिर उसमें सर यदि हम 500 यदि 1000 शब्द घुमा फिरा कर, तो उसमें सर बहुत वो ऐसा लगता है कि हम अपने शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हो ऐसा। हाँ क्योंकि हाँ सर जैसे ऐसा मैंने क्योंकि मैंने अभी आपको कॉपी भेजी है अपनी, तो हाँ उसमें हाँ सर मैं अभी फ्लो भाषा में तो नहीं रख पाया हूँ, बाकी अपने पॉइंट जरूर रख पाया हूँ कि मतलब कैसे क्या उस तरह करना है सर। ठीक है नाम मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जी सर, बाकी वो एक पास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ दीपक, ये एआई फजूही, ये कौन है? एआई फजूही, अनु आप हो क्या? एआई फजूई नहीं है सर, ये अल्फा जूही है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, लोग अल्फा सिग्मा बीटा बोलते हैं अपने आप को। अनु आप हो क्या? ठीक है रवीना आप बताइए। सर वो मैंने कल वाले ऐसे पे लिखा था, तो मैंने आपको है ना टेलीग्राम पे भेजा है, एक बार आप चेक कीजिएगा। और सर जो अभी वाला ऐसे है, इस पर मैंने अभी तो बस ब्रेन स्टॉर्मिंग ही की है, तो मैं अच्छे से फिर लिख के आपको भेज दूंगी। लेकिन सर मेरे को इसमें एक चीज पूछनी थी कि इसमें सर एंट्रो में सर काफी सारे एग्जाम्पल काफी मिल रहे हैं, जैसे बुद्ध का भी हो गया, सुकरात का भी हो गया, और महात्मा गांधी का, तो तो अच्छे एग्जाम्पल है। तो मैं कहीं दो को लिख सकते हैं इंट्रो में, या एक को ही लिखना होता है? इंट्रो का मतलब ये होता है कि एक ही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके फिर उसी को ही